स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए साइंस में कोशिका, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका से पूछे गए सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। किससे? तो कोशिका का सिद्धांत, संरचना और कार्य तथा जंतु कोशिका एक और है, इसमें पादप कोशिका, दोनों कोशिकाओं से पूछे गए सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। बिल्कुल PYQ फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है और साथ में साथ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जितना भी होगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी में पार्ट 1 डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी में विभिन्न प्रकार की शाखाओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ PDF का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब से जुड़कर इसे ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बिहार SI की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिहार SI के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया है, उसका भी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट से आप बिहार SI के सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। एडुटेरिया का प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म का, फिर एडुटेरिया का खाकी सीरीज, इन सभी वीडियो को हम इस प्लेलिस्ट में शामिल करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग PYQ देखते हैं NTPC एग्जाम के लिए। इसके बाद हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे, फिर ज्योग्राफी का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होने वाला। तो इससे पहले आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है, तो सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका से पूछे गए सभी विभिन्न प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 27 है। इससे पहले 1 से लेकर 26 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था, ये पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। अब ATP क्या है? ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? बिजली घर भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और इसकी खोज 1857 ईस्वी में अल्बर्ट बॉन कॉलियर ने की थी। किसने की थी? 1857 में अल्बर्ट बॉन कॉलियर ने की थी। बात करते हैं लाल रक्त कणिका RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। श्वेत रक्त कणिका में RBC उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसका रंग श्वेत होता है। इसका जीवन काल लगभग 6 से 7 दिन, यानी 1 सप्ताह। और इसका जो है लाल रक्त कोशिका का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका जो है ये नया कोशिका है, ठीक है, इसे नया कोशिका भी कहते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसे प्राचीन कोशिका भी कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, क्लोरोप्लास्ट या फिर लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली, यानी सुसाइड बैग ऑफ द सेल, या फिर आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो है पाया जाता है क्या? अम्लीय हाइड्रोलेजेज एंजाइम, जो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्गी का कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। और क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हरित लवक भी कहते हैं, जो पेड़ पौधों में उपस्थित रहता है, पत्तियों में खास करके उपस्थित रहता है। लाइसोसोम खोजकर्ता कौन थे? तो डी डुबे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। अब कॉर्क क्या है? तो कॉर्क जो है एक पेड़ की छाल का एक भाग होता है, पेड़ की छाल का एक भाग होता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा कब किया गया? तो 1665 ईस्वी में। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में जब किया गया था। जब इन्होंने देखा था छाल में, तो कैसा दिख रहा था? एक मधुमक्खी के समान छत्ते जैसा दिख रहा था। ठीक है, मधुमक्खी के समान छत्ते जैसा दिख रहा था। उसके बीच में एक छोटा सा ब्लैक दिख रहा था। उसे क्या दिया? केंद्रक नाम दिया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम लोग कोशिका दर।
कहाँ स्थित रहता है? तो बीच में केंद्रक है, और ये कोशिका झिल्ली है तो इसके बीच में स्थित रहता है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो हरे पौधे के पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। और इसका रासायनिक समीकरण आप लोग को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है? तो उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका 31 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। नंबर 33, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो झिल्ली है जीवित होती है। कैसी होती है? तो जीवित झिल्ली होती है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध अर्ध परागमय कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि क्या करेगा? भिन्न भिन्न अणुओं को अपने अंदर आने देगा और अंदर से फिर बाहर जाने के लिए देता है। ठीक है, और ये बनी किसकी होती है? तो ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। किसकी? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफेज। क्या हो जाएगा? मेटाफेज। ये जो टेलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज और मेटाफेज ये कोशिका विभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोशिकाओं के विभाजन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसे हम लोग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, जो कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्जी काय, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। राइबोसोम डी डुबे ने की थी। अंतःपर्दवी जलिका यानी जिसमें खुरदरी अंतःपर्दवी जलिका और चिकनी अंतःपर्दवी जलिका। खुरदरी RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतःपर्दवी जलिका को क्या कहते हैं? SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इंग्लिश दोनों का नाम हो गया। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? पॉटर ने। किसने? पॉटर ने की थी। ठीक है, पॉटर ने इसकी खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, लाइसोसोम। डी डुबे ने इसकी खोज की थी कब? 1955 में की थी। ठीक है, और ये क्या होती है? तो इसमें जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाओं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क तथा गुर्दे आदि में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्षमता होती है क्या करने का? तो इसे आत्महत्या थैली भी कहते हैं। साथ ही साथ इसमें क्षमता होती है क्या चीज का? तो खुद की कोशिकाओं को नष्ट करने की। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाता है। गोल्जी का कैमिलो गोल्जी ने खोज की। क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो एक हरित लवक है, इसे हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं। ठीक, ये पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, पत्तियों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, राइबोसोम बनते हैं। तो राइबोसोम किससे बनते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन सी प्रोटीन। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? यानी जीव द्रव सिद्धांत और जीव द्रव सिद्धांत में जीव द्रव शब्द किसने दिया? ये दिया था किसने? तो पुरकिंजे ने, जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे, जे.ई. पुरकिंजे ने दिया था। किसने? तो जे.ई. पुरकिंजे ने दिया था। अगर अब बात करते हैं हेक्सले ने क्या कहा था? तो हेक्सले ने कहा था जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, जीव द्रव क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। किसने? हेक्सले ने कहा था। और ये कैसा होता है? ये होता है तरल, गाढ़ा, रंगीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लाइसोसोम होगा। कौन सा कोशिकांग है? तो लाइसोसोम है, जिसे आत्महत्या की थैली भी हम लोग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि प्लास्टिड किस कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु या फिर पादप? इन दोनों कोशिका में से प्लास्टिड किस में पाया जाता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन दिया हुआ ए, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स पाई जाती है। ऑप्शन बी है, पादप कोशिकाएं समानतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। ऑप्शन सी जो है, कथन सी, जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। और ऑप्शन डी जो है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। ये कथन असत्य है। अब हम लोग देख लेते हैं पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पादप कोशिका में आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं प्राय आकार में छोटी होती है। पादप कोशिका जो है सेल्यूलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इसमें जो है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। पादप में रसधानी रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानी रिक्तिका बहुत ही छोटी और अस्थायी होती है। और पादप कोशिका में लवक पाया जाता है और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी लसिका। लसिका क्या करता है? यह एक रंगहीन, कैसा है? तो रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं के चारों ओर पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल समसूत्रण, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग पादप कोशिका यानी प्लांट सेल के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से प्लांट सेल आ गया। प्लांट सेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट सेल में फर्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर में, पादप कोशिकाओं की भित्तियां यानी कोशिका भित्तियां किससे बनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका क्या काम है कोशिका भित्ति का? तो ये क्या करता है? निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक। कौन सा कोशिकांग है? हरित लवक है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? अब क्या पूछ रहा है? तो क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। और आयरन भी उपस्थित होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैग्नीशियम इसमें उपस्थित होता है। और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। और ये कैसा वर्णक है? तो हरा रंग का वर्णक है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर क्या करना? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना और ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक। तो क्या पाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में? तो लवक पाया जाएगा। तो इससे पहले हम लोग आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कितने प्रकार के लवक होते हैं? तो 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। 3 तरह के लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जिसको ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग रंगहीन लवक कहते हैं, जबकि क्रोमोप्लास्ट जिसको हम लोग हिंदी में बर्नी लवक भी कहते हैं, वो कैसा होता है? तो रंगीन लवक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंग के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथोसाइनिन। फलों और सब्जियों के रंगों का निर्धारण एंथोसाइनिन वर्णक करता है। एंथोसाइनिन जो है जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। जबकि हीमोसाइनिन जो है रक्त को नीला बनाता है, जिसमें लौह के बजाय तांबा मौजूद होता है। ऑक्टोपस, मकड़ियां, केकड़ा और बिच्छू में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो है इस रक्त को लाल बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ था क्लोरोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। तो आज का वीडियो वहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट का भी पीडीएफ और वीडियो दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मास्टर क्लास लेके आते हैं बायोलॉजी का। तब तक आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।